तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों के पास चैप्टर 10 दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने, नेम द टाइप ऑफ एसोसिएशन दैट जीनस ग्लोमस एग्जिबिट्स विद द हायर प्लांट। तो अगर हम किसी ट्री को या प्लांट को देखते हैं तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये यहाँ पे कौन सी बात बताई जा रही है आपको कि ये हायर प्लांट है। क्या है ये? हायर प्लांट है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि हायर प्लांट है तब तो ठीक है, लेकिन हायर प्लांट की किस पार्ट के साथ ये एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड किसके साथ है? इसके रूट्स के साथ है। और ये ग्लोमस जो है ये क्या है? ये फंजाई है। तो आपको अब ये याद आ गया होगा कि ये क्या शो कर रहा था यहाँ पे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और ये क्या फॉर्म करने का काम कर रहा था? माइकोराइजा। तो आंसर लिखते चलिए, इसका आंसर इज माइकोराइजा। द एसोसिएशन ऑफ जीनस ग्लोमस विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज माइकोराइजा। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइकोराइजा। MYCORRHIZA, माइकोराइजा। क्या हो गया ये माइकोराइजा? माइकोराइजा इज द, ऐसे लिख लीजिए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, माइकोराइजा तो आपने बता ही दिया। ठीक है, तो ये क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब म्यूचुअलिज्म शो करेगा ये। बट आप इसका मतलब समझ रहे हैं, उसको दिखाने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ये यहाँ से कॉपी कर लीजिए, जीनस ग्लोमस exhibits symbiotic association। इसी में आपने क्या किया, कुछ और चीजें जो है वो क्लियर कर दी। आपको ये समझ आ रहा है कि ये सिम्बायोसिस है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब एक ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से बिल्कुल बराबर बराबर फायदा होता है। तो आपने यहाँ पे ये भी बताया कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, या सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये शो करता है। symbiotic association is the keyword। अब यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है विद द हायर प्लांट, तो आप क्या लिख देंगे? विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट, एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हो गया बस ये। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपने बहुत सारी चीजें सीखी यहाँ पे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माइकोराइजा भूल गए थे तो आपको पहली चीज मैंने ये रिमाइंड कराई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइकोराइजा? माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। फंजाई में जीनस क्या है? यहाँ पे ग्लोमस है, ये भी आपने सीखी। दूसरी बात, देन ये कैसा एसोसिएशन शो कर रहा है? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब दोनों को एक दूसरे से इक्वल बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे सारी चीजें आप सीख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग किस मेंबर के लिए कर रहे हैं, जिसको सिर्फ इस चैप्टर के अंदर 6 टाइम्स जगह दी गई है, 6 बार इस चैप्टर में लिखा गया है। ठीक है, जैसे आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से बेकर्स यीस्ट किसको कहते हैं। आपको कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा या 3-4 पार्ट दे दिए गए, सबका आपको नाम लिखना है। बेकर्स यीस्ट कौन सा होगा, ये वैरायटी कौन सी होगी, उसमें आपको मार्क करना होता है। तो मैं शॉर्ट एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रही हूँ, पार्ट वाइज करके आपसे पूछा जा सकता है। मेंशन the name of mention the name of bakers। अब पहली चीज आप रिमाइंड कीजिए कि जो मैं यहाँ यीस्ट बोल रही हूँ, व्हाट इज यीस्ट? यीस्ट इज एन यूनिसेलुलर फंजाई। ये क्या है? कि यूनिसेलुलर फंजाई है, मतलब फंजाई की कैटेगरी है ये। ठीक है, और बेकर्स यीस्ट, यीस्ट तो आपको पहले से ही बताया जा रहा है यहाँ पे। तो बेकर्स यीस्ट हो या फिर ब्रीवर्स यीस्ट हो, ये सब किसका नाम है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का। तो आंसर आपको लिख लेना है SACCHA
ROMYCES, Saccharomyces cerevisiae, CEREDISIAE, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइंड अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर। हैंड रिटन है तो अंडरलाइन हम इसको करेंगे, रूल है, तो आप भी कर लेंगे जब आप नोटबुक में इसको करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ, ये हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जो अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँ ये 9th क्लास का भी क्वेश्चन बनता है, 11th में भी पढ़ते हैं बच्चे और 12th में भी अभी आपके सामने है, ठीक है। नीट में भी पूछा जाता है, समझ ही रहे हैं। हम यहाँ पे जो वर्ल्ड का पहला एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन, इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है। बना था ये पेनिसिलियम नोटाटम से, और बनाने का काम किन्होंने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये एक बाय चांस डिस्कवरी थी, उन्होंने कुछ सोच के नहीं किया था, वो एक्चुअली बैक्टीरिया के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए इसके लिए, गिव द साइंटिफिक नेम, गिव द साइंटिफिक give the scientific name of the source of the source organism of the source organism from which the first antibiotic the first antibiotic the first antibiotic was produced। अब इससे रिलेटेड मैं आपको सारी स्टोरी सुना देती हूँ, समझा देती हूँ। जरूरी नहीं है कि अगर आपके सामने एक क्वेश्चन नजर आ रहा है तो एज इट इज ये क्वेश्चन प्रिंटेड हो। इसको ट्विस्ट भी किया जा सकता है, इसको उल्टा भी किया जा सकता है, क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है। आंसर पहले लिख लीजिए, बहुत साधारण सा सिंपल सा आंसर इसका, दैट इज पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम, बहुत सारी वैरायटीज होती है, पेनिसिलियम नोटाटम। अगर आपके दिमाग में ये क्वेरी आती है कि ये क्या है, तो ये एक फंजाई है, पेनिसिलियम नोटाटम, इट्स नॉट बैक्टीरिया। ये पेनिसिलियम नोटाटम क्या है? एक फंजाई है, बैक्टीरिया तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ कंसर्न स्टोरी क्या है सो सुन लीजिए। एक्चुअल में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अगर यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि किन्होंने डिस्कवर किया था, तो नेम यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का आएगा। स्टोरी ये है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो बैक्टीरिया की कॉलोनी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो? थोड़ा हैंग कर रहा है। वो अपने लैब में उन्होंने एक कल्चर तैयार किया था जिसमें वो एक बैक्टीरिया की कॉलोनी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो अगर आपसे पूछा गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्सपेरिमेंट किस माइक्रोब के ऊपर कर रहे थे, द आंसर विल बी बैक्टीरिया। आपको समझना है कैसे आपको क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाएगा। आंसर इज बैक्टीरिया। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि जिस माइक्रोब को उन्होंने डिस्कवर किया वो माइक्रोब क्या है, द आंसर इज फंजाई। आंसर चेंज हो गया ना, आंसर फंजाई हो गया। एक्सपेरिमेंट वो बैक्टीरिया के ऊपर कर रहे थे, ठीक है।
तो ये कैसे डिस्कवर हो गया फिर? एक्चुअली में काफी टाइम से वो क्या कर रहे थे, इस बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन एक दिन वो इसको कवर करना भूल गए, इसका ग्लिड डालना इसके ऊपर भूल गए, ठीक है। तो जब कवर करना वो भूल गए तो नेक्स्ट डे जब आए तो उन्होंने क्या देखा कि ये सारी बैक्टीरिया जो है वो डेड है, एक भी इसमें से लाइव नहीं है, फेंक दिया इन्होंने। फिर जब वो बैठे तो एक बात अचानक उनके दिमाग में आई। उन्होंने ऐसा सोचा, जिस माइक्रोब को मैं मंथ्स लगा के इतने महीने से ग्रो कर रहा हूँ, अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ कि ये जो सारी बैक्टीरिया है ये डेड हो गई। तो जब इन्होंने इसको उठा के देखा तो इनको क्या नजर आया, इनको एक ब्लूम लाइक स्ट्रक्चर दिखा। आपको पता है पेनिसिलियम का जो स्ट्रक्चर है, जब आप उसको देखते हैं तो आपको ऐसा एक अपीयरेंस नजर आता है, ठीक है। तो जो वो स्ट्रक्चर इनको दिखा तो इन्होंने उसका नाम क्या रखा, पेनिसिलियम। क्या नाम रखा इन्होंने, पेनिसिलियम। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड का जो पहला एंटीबायोटिक है उसको डिस्कवर किया गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया गया, ये भी पढ़ा होगा, सुना होगा आपने। ऐसा स्ट्रक्चर उनको नजर आया, ठीक है। बहुत सारे हैं, यहाँ पे तो एक कॉलोनी शो किया जा रहा है, वैसा भी लगाइए जो क्लियर है उसको मैं यहाँ पे। अब अगर क्वेश्चन को किसी टीचर को और ज्यादा ट्विस्ट करना हो तो क्वेश्चन मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, नेम द स्पेसिफिक असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सोर्स ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक। अब आप बोलेंगे हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। समझे क्या क्वेश्चन बोला मैंने? मैंने ये क्वेश्चन बोला कि जो वर्ल्ड का पहला एंटीबायोटिक था, ठीक है, ये पहला एंटीबायोटिक जो बना बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर है इसका। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बन रहा है उसमें आपको क्या करना है, ये बताना है कि इसका स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है। तो अब देखिए इसमें जो ये गोल गोल स्ट्रक्चर है ना, ये कोनिडिया है। व्हाट इज दिस? अगर एक हुआ तो CONIDIUM, और अगर एक से ज्यादा हुआ तो CONIDIA। तो ये ब्रूम लाइक जो स्ट्रक्चर दिखा इनको झाड़ू की तरह, इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, इन्होंने इसका नाम रख दिया पेनिसिलियम। तो ये स्टोरी, अब इसमें से लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इसको बिल्कुल गारंटी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फंजाई है एक्चुअल में, और इसी पेनिसिलियम का इस्तेमाल करके फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो बनाया गया एंड डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ लिख लीजिए नीचे, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हो गया ये। तो कितने सारे क्वेश्चंस एक छोटे से टॉपिक से आप खुद भी निकाल सकते हैं ना, बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ, आ जाएगा यहाँ पे, हाँ, वन वर्ड आंसर है। क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब स्विच चीज को आप देखते हैं तो उसमें बहुत सारे लार्ज होल्स होते हैं, ठीक है। तो उस बैक्टीरिया का नाम बताना है जिसकी वजह से इसमें ये लार्ज होल्स जो हैं ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्विच चीज is characterized by is characterized by characterized by the presence of
presence of large holes, large holes, ठीक है। Name the bacterium, name the bacterium responsible for it. तो यहाँ पे जो मेंबर है जिसकी वजह से स्विस चीज में लार्ज होल्स देखने को मिलते हैं, दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी, उसका नाम है, मैं लिख देती हूँ। आपके बुक के लाइंस में बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है, उसको देख के अंडरलाइन भी कर लेंगे। हालांकि जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बोला था कि आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, फिलहाल आपको याद करके चलना है इसको। चलिए, बैक्टीरियम लिख ही दिया इसमें क्वेश्चन के आंसर में। विच मेंबर, विच माइक्रोब, ऐसे करके थोड़ा और गुमराह करता तो आप और घूम जाते वहां पे, है ना। तो खुद ही बता रहा है बैक्टीरियम है, दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम SHARMANI, शर्मन। और इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। हो गया, ये लिख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज मतलब जो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि न्यूक्लियोपॉली हाइड्रोवायरस जो है उसको हम लोग आज के डे में क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। इसको कर लीजिए पहले, नीचे वाले को। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फॉर, किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, न्यूक्लियो पॉली हेट्रो वायरसेस, वायरसेस अलग भी लिख सकते हैं, वायरसेस शॉर्ट में इसको कहते हैं हम लोग NVP, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, ठीक है। आर बीइंग यूज्ड, आर बीइंग यूज्ड नाउअडेज। पहले मैं समझा देती हूँ आपको, लिखना तो आसान है। देखिए, ये जो है, ये इंसेक्ट्स और अदर ऑर्थ्रोपोड्स जो हैं, आपको पता है लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम इस पूरे अर्थ पे कौन है, ऑर्थ्रोपोडा है, ठीक है।
और ये जो ऑर्थ्रोपोडा है, जब आप ग्रेजुएशन में जाके पढ़ेंगे तो ऑर्थ्रोपोडा के अंदर लार्जेस्ट क्लास है इंसेक्टा, मतलब इंसेक्ट्स, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट्स जो कि क्रॉप्स को हार्म करते हैं, तो इसको किल करने के लिए, इसको किल करने के लिए आज के डे में न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस का यूज किया जाता है। रीजन ये है कि हमें ये बात पता है कि ये जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस है, ये किसी दूसरे चीज पे कोई साइड इफेक्ट डाल ही नहीं रहा है, इसका किसी दूसरे चीज पे कोई नेगेटिव इफेक्ट है ही नहीं। तो ये बहुत गुड न्यूज हो गई सबके लिए कि चलो हम यहाँ, जैसे कैसे हम किसी केमिकल पेस्टिसाइड या किसी चीज का यूज करते हैं तो हमारे पूरे इकोसिस्टम को हार्म करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऐसे मेंबर को पकड़ लिया जिसके बारे में हम ये पता लगा के बैठे हुए हैं कि ये जो है किसी और चीज को हार्म करने का काम करेगा ही नहीं, सिर्फ इंसेक्ट्स को और ऑर्थ्रोपोड्स को किल करने का ही काम करेगा। तो इसी को आपको लिख लेना है, उसी के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो viruses, nucleopolyhedroviruses are being used to kill insects and other ऑर्थ्रोपोड्स। ऑर्थ्रोपोड्स क्यों लिखा है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसेक्ट्स जो है वो ऑर्थ्रोपोडा फाइलम को ही बिलोंग करते हैं। एंड अदर ऑर्थ्रोपोड्स पेस्ट्स और क्रॉप्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, द the viruses have no effect. The viruses have no effect on, no effect on plants and non-target animals. Non-target, धीरे धीरे सारी चीजें याद भी, रिकॉल भी हो गई आपको। Non-target animals. Thus used in biological control of pests. Thus used in biological control of pests। हो गया ये, इसको कर लेना। ये क्वेश्चन था और इसका आंसर भी मैंने आपको समझा दिया है। अब एक क्वेश्चन, इसको रिवीजन वर्क ही बोल सकते हैं, कुछ आपको इसमें सीखना नहीं है, आसान सा साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्राइमरी स्लज। ठीक है, तो मैं याद दिलाती हूँ आपको क्या है ये, नाम ही है इसका प्राइमरी स्लज। व्हाट इज प्राइमरी स्लज। व्हाट इज प्राइमरी स्लज। देखिए,
जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आपने एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी दो ट्रीटमेंट करा था, जब आप प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो जितने सॉलिड्स जो थे वो सेटल डाउन हो गए थे, जो जितने भी सॉलिड्स थे वो यहाँ पे जो सेटल डाउन हो गए थे उनको आपने किसका नाम दिया था, प्राइमरी स्लज का नाम दिया था। याद आया? उसी को लिख देती हूँ मैं। चलो आंसर लिखिए। all the solids all the solids that settle all the solids that settle from the from the sewage on primary treatment constitute primary sludge. Primary sludge. हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा आंसर था, आपको याद भी आ गया होगा और हो भी गया होगा याद अभी। ठीक है, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज नेम टू गैसेस, नेम टू gases produced, name two gases produced during secondary treatment. Secondary treatment by sewage. बताइए आंसर आपको। सीवेज। देखिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड। आंसर लिखिए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये नोट कर लीजिए। अब देखिए, एक जो आपने क्वेश्चन करा है ना, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का, ठीक है, ये देखिए, ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। तो यहाँ मैंने आपसे पूछा है मेंशन द नेम ऑफ बेकर्स यीस्ट। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं कुछ और तरीके से पूछूं तो, कि आपको उस माइक्रोब का साइंटिफिक नेम बताना है जो कि सीरियल्स और फ्रूट जूसेस के फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, तब भी इसी का नाम आएगा। समझ गए आप? याद रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ पे भी निशान है, ये क्यों जा रहा है? एक मिनट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रही हूँ। यही चैप्टर ये पूरा आसान है, बस वही है कि एग्जाम में जब क्वेश्चंस लिखे होंगे तो आप बस कंफ्यूज हो रहे होंगे, और तो कुछ है नहीं इसमें। राइट, साइंटिफिक नेम, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द माइक्रोब। Microbe used for fermenting malted cereals and fruit juices. चलिए, आंसर पता है आपको? yeast, that is Saccharomyces cerevisiae. Again the same answer. Answer is Saccharomyces cerevisiae. ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यहाँ पे ये पता लगाना चाहते हैं कि दो आपको ऐसे माइक्रोब के बारे में सोचना है, याद करना है, जिनको बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो एक है आपके पास इकोलाई, और दूसरा है बीटी, जिसको आप बोलते थे, दैट इज बैसिलस thuringiensis। नेक्स्ट हम लोग यही लिख रहे हैं। चलिए, नेम टू माइक्रोब्स, नेम टू माइक्रोब्स, नेम टू माइक्रोब्स beneficial in बायोटेक्नोलॉजी। एक आपको याद होगा, एक और दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है
कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इन्हीं माइक्रोब्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो जब आप दोनों को ध्यान से देखेंगे तो एक मैंने यहाँ पे क्या लिखा आंसर में, क्योंकि आपसे 2 पूछा जा रहा है, 2 है, ऐसे लिख लीजिए। एक इकोलाई भी हम लोग इसको बोलते हैं, दैट इज एस्केरिचिया कोलाई। ESCHRE, एस्केरिचिया RICHIA, एस्केरिचिया कोलाई। इसको शॉर्ट में इकोलाई भी बोलते हैं, पता है आपको, ऐसे भी लिखते हैं ई डॉट कोलाई, इसी को बोलते हैं हम ई कोलाई, एस्केरिचिया कोलाई। एक ये हो गया, और दूसरा है जिसको बीटी कहते हैं हम लोग, दैट इज बैसिलस thuringiensis। GIENSIS, बीटी कहते हैं इसको शॉर्ट में, ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको, बी कैपिटल और टी छोटा। तो इसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखने का काम करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि बॉटल्ड जूसेस जो हैं उसको क्लियर करने के लिए हम लोग प्रोटीएजेस और पेक्टिनेजेस का यूज करते हैं, है ना। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि जब हम लाइपेज का यूज करते हैं तो लाइपेज का यूज हम कैसे करते हैं, उसको हम लोग डिटर्जेंट्स में मिक्स करके स्टेन्स को हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, लिस्ट 2 इंडस्ट्रियली सिग्निफिकेंट एंजाइम्स, लिस्ट 2 industrially significant enzymes। ठीक है, पहला हो गया proteases and pectinases, proteases and pectinases are used in making commercial fruit and vegetable juices, fruit and vegetable juices as clarifying agents, क्लियर करने का काम करता है इसको। जैसे घर में जब हम बनाते हैं तो उसमें पल्प होता है ना, बट आप जो बॉटल में खरीद के लाते हैं तो उसमें पल्प नहीं होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, ये अगर मैं यहाँ पे ऐसे फर्स्ट लिख देती हूँ, सेकंड लाइपेज का लिख लीजिए, सेकंड लिखिए लाइपेजेस, लाइपेजेस
are helpful. Lipases are helpful in removing oily stains. Oily stains from the laundry as। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम इसको डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं। एज lipases are used in detergent formulations. In detergent formulations. चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पेज पे मूव करती हूँ। हो गया होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव कर रही हूँ मैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का नाम बताना है आपको। याद आ गया होगा, है ना? साइक्लोस्पोरिन ए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन, दैट इज नेम एंड इम्यूनो। आया कहाँ से ये? इम्यून सिस्टम से। इम्यूनो सप्रेसिव का मतलब इसको सप्रेस करने वाला, दबाने वाला। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। इससे मैंने आपको बहुत सारी स्टोरी सुनाई थी इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के ऊपर, जिसमें आपने ये सीखा था कि ये करते क्या है। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स जो होते हैं ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखने का काम करते हैं। मतलब अगर टी हेल्पर सेल हमेशा ही अपने आप को एक्टिवेट करके रखे रहेगा तो कभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट उस पेशेंट की बॉडी में होने ही नहीं देगा, है ना? तो ये जो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। और जिसको हम बनाते किससे हैं? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, ठीक है। तो ऐसे लिख लीजिए, द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा डर्मा पॉलीस्पोरम क्या बन रहा था इससे? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूसेस साइक्लोस्पोरिन ए, प्रोड्यूसेस साइक्लोस्पोरिन ए। ये भी कीवर्ड है, साइक्लोस्पोरिन। यही तो है ओरिजिनल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, साइक्लोस्पोरिन ए, है ना? ये रहा। इसको तो इसलिए अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर साइक्लोस्पोरिन ए, इसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह, विच इज which is
used as an immunosuppressive agent. Immuno immunosuppressive agent in organ transplant. In organ transplant patients. Organ transplant patients. ठीक है, हो गया, ये याद भी आ गया होगा आपको। साइक्लोस्पोरिन ए हम किससे बना रहे हैं? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है? फंजाई है। करता क्या है ये? अब ये पूरा क्वेश्चन जो आपने देखा, तो इसके इनडायरेक्ट वे में कहानी क्या छिपी हुई है कि ये जो टी लिम्फोसाइट्स थे, ये जो क्या थे, टी लिम्फोसाइट्स जो थे, इस बेचारे को ये हमेशा के लिए, इस पेशेंट में अगर इसने किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करा लिया है, तो ये टी लिम्फोसाइट्स को हमेशा के लिए उसकी बॉडी में सप्रेस करके रखेगा। तभी वो ग्राफ्ट, मतलब जो ऑर्गन है जो ट्रांसप्लांट हुआ है इसकी बॉडी में, वो तभी उसकी बॉडी में सेफ रह सकता है। अगर ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग उसको ना दिया जाए तो उस पेशेंट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये जो टी लिम्फोसाइट है ये उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, याद आ गया होगा आपको, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब अगर हम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के रिगार्डिंग बात करें, किसके रिगार्डिंग? तो मैंने आपको एक स्टोरी ये सुनाई थी कि बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो है तो बैक्टीरिया, नो डाउट, और ये इंसेक्ट के कैटरपिलर स्टेज को किल करने का काम करता है। तो कैसे किल करता है, तो उसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द बैक्टीरिया, रोल ऑफ द रोल ऑफ द बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बैसिलस मतलब ये बैक्टीरिया रॉड शेप्ड है। 11th क्लास में पढ़ा था ना आपने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस Bacillus thuringiensis in in regulating caterpillars caterpillars of insect pests, of insect pests। तो आपने क्या कहानी सीखी थी? इस बैक्टीरिया से क्या होता है, एक इनएक्टिव टॉक्सिन जो है वो सिक्रीट कर रहा होता है। ठीक है, और जैसे ही इसके इंसेक्ट के कैटरपिलर्स लीकिंग करेंगे, मतलब जिस भी क्रॉप के ऊपर होगा, किसी प्लांट के ऊपर होगा, तो ये उनके गट में जाएगा, और गट में जाने के बाद उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। गट लाइनिंग में परफोरेशन हो जाता है। परफोरेशन मतलब होल्स हो जाते हैं उसमें। ठीक है, तो आंसर लिख लीजिए, बताइए आपको।
ऐसे लिख चाहे बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस लिख लीजिए पूरा, बैसिलस। इट भी लिख सकते थे हम लोग बैसिलस, बट आपको याद हो जाएगा, एक बार रिपीट कर लीजिए। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस produces produces an inactive प्रोटॉक्सिन बोलते हैं उसको, प्रोटॉक्सिन which आफ्टर इंजेशन, जैसे ही उसने उसको लीकिंग के थ्रू इंजेस्ट किया, which आफ्टर इंजेशन injection and libration into gut into the gut into the gut of the लार्वा का प्लूरल लार्वी होता है, ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिस्ट्रक्ट्स। और ये इतना डेंजरस डिस्ट्रक्शन होता है, उसकी पूरी जो गट की लाइनिंग है उसमें परफोरेशन हो जाता है। डिस्ट्रक्ट्स द गट lining of the lining of the insect insect killing it। चलिए फिनिश हो गया ये। इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन थे उसमें से बहुत सारी चीजें आपको याद होगी, जो चीजें दिमाग से निकल गई होंगी उसको मैंने रिकॉल करा दिया। ठीक है, इसके आगे की एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है?